आज टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो है एनिमल हार्मोन का टॉपिक। मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि शायद मैं अब तक बहुत बार बोल चुकी हूँ कि लाइफ साइंस से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर मैं कॉमर्स नहीं लेती तो मेरा सेकंड ऑप्शन लाइफ साइंस ही था, मतलब आई इन द सेंस साइंस में बायो लेकर ही था, बिकॉज आई रियली लव्ड लाइफ साइंस एंड आई स्टिल लव टॉकिंग और लर्निंग अबाउट बॉडीज़। ठीक है, ह्यूमन बॉडी हो जाए, प्लांट बॉडी के बारे में थोड़ा सा इतना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों, बट मुझे ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में जानना बहुत पसंद है बचपन से ही। इट्स नॉट दैट कि बस क्लास 10 में आने के बाद ही ऐसा कुछ हुआ। इनफैक्ट उससे पहले से ही मेरा ऐसा ही रवैया रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम लोगों को भी उतना ही पसंद आए। ठीक है, हम लोग एनिमल हार्मोन टॉपिक से शुरू ज़रूर कर रहे हैं, बट हम लोग डायरेक्टली इस टॉपिक पे जंप नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को बहुत बेसिक बातें करनी होंगी और तुम लोग बिल्कुल ऐसे समझोगे कि आज से पहले हमें इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, और अब हम सीखने वाले हैं दीदी के साथ, और दीदी के साथ सीखते सीखते हम महारत भी हासिल कर लेंगे। ओके, चलो सबसे पहले मैं एक छोटा सा चीज़ तुम लोगों को समझाना चाहती हूँ। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी बॉडी ले लो, वो कई सारे सेल्स से मिलकर बना है। इसको इमेजिन करने का सही तरीका ये होगा कि इमेजिन करो कि तुम्हारे घर, तुम ऑफकोर्स रूम में बैठ कर ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम अपने दीवारों को देखो, अपने वॉल्स को देखो। तुम लोग को एक कंप्लीट एक ढांचा दिखाई दे रहा है वॉल, लेकिन तुम लोग भी जानते हो कि उस दीवार के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे पत्थर लगाए गए हैं और उन पत्थर को एक साथ ज्वाइन करके ये पूरा का पूरा वॉल तैयार हुआ है। उसी तरीके से हमारा ह्यूमन बॉडी भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है। मतलब दिख रहा होगा ये एक कंप्लीट ढांचा, बट ऐसा असलियत नहीं है। अगर असलियत को जूम इन किया जाए तो ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को कनेक्ट करके पूरा बॉडी बना है। ठीक वैसे ही कि जैसे दीवार एक ढांचा लगता है, बड़ा सा एक ढांचा खड़ा हुआ है, एक स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने मौजूद है, बट यू नो दैट इन रियलिटी बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे ब्रिक्स यानी कि ईंटें, उनको अटैच करके पूरा वॉल बना है। उसी तरीके से तुम्हारा पूरा बॉडी भी है। तो तुम्हारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि स्ट्रक्चरल यानी कि तुम्हारे बॉडी का जो ढांचा तैयार करता है, और तुम्हारे बॉडी के अंदर जहाँ पे एक्चुअल में जाकर के एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कि तुम्हारे बॉडी के अंदर वो जो छोटे छोटे सेल्स हैं, उन्हीं के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, रिपेयरिंग एक्टिविटी चल रही होती हैं। तुमको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उन सेल के अंदर ही एक्टिविटीज़ चल रहा होता है। तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी वो हिस्सा बॉडी का जो जिससे कि पूरा बॉडी का ढांचा तैयार होता है और जो बॉडी का हर एक फंक्शन निभा रहा होता है, तो यूनिट ऑफ बॉडी, तो वो है हमारा सेल। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन निभाने वाला जो पार्ट है, छोटा सा पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। और जब ऐसे कई सारे सेल्स जो हैं, जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं टिश्यू। नाम तो सुने ही होंगे टिश्यू। तो टिश्यू एक्चुअल में है क्या? बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है बेसिकली। बहुत सारे सिमिलर टाइप के सेल्स के ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। अब मान लो ये एक टिश्यू है जिसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ऐसे जब बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो बनाते हैं ऑर्गन, किडनी, लिवर, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो ऑर्गन क्या है बेसिकली? ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज़ का एक गुच्छा है। तो तुम्हारे वैसे मान लो मैंने दिल का धड़कन निकाल दिया, हार्ट निकाल दिया, तो हार्ट जो है वो कई सारे, हार्ट एक ऑर्गन है। वो ऑर्गन एक्चुअल में कैसे बना? कई सारे टिश्यूज़ को कंबाइन करके। वो टिश्यूज़ कैसे बने? कई सारे सेल्स को कंबाइन करके। यही बात है। और जब ऐसे कई सारे ऑर्गन्स एक साथ आ जाते हैं और एक कंप्लीट एक सिस्टम यानी मैकेनिज्म बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। दीदी जैसे बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में भी सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब जो जिस सीक्वेंस में काम करना चाहिए, जिसको जो फंक्शन अलॉट किया गया, वो वही फंक्शन परफॉर्म करता है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। ये हम लोग क्लास 9 के बेसिक्स से जानता, मतलब ये पता होना चाहिए, वी शुड बी अवेयर कि हार्ट खून प्रोड्यूस नहीं करता है, हार्ट खून बना नहीं सकता है। वो बस एक पंपिंग मशीन है जो कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक उस खून को पहुंचाने का काम करता है।
ठीक है। तो वो पाइपलाइंस क्या है, वो आर्टरीज, वो वेन्स का काम क्या है, खून को लेकर आना, लेकर जाने का काम है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा सिस्टम बंधा हुआ है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग को पता है कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसका काम है कि वो जो भी आउटपुट है वो शो करता है। कीबोर्ड का काम है जो भी हम लोग को टाइप करना है वो लेकर जाएगा उस कंप्यूटर के अंदर, उस इंफॉर्मेशन को फीड करेगा। तो एक सिस्टम बना हुआ है। उसी तरीके से ये ऑर्गन्स जो होते हैं आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं और इनका भी आपसी में एक सिस्टम होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला करके, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला करके बनता है तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी। यानी बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि एक्चुअल में लिंक क्या है। तो इसको एक बार नोट डाउन करो, जैसा कि मैंने किया है, मैं हट रही हूँ साइड से, और मैं एक पूरा का पूरा तुमको चेन दिखा रही हूँ। उस चेन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, मैं इसको मिटाऊँ। ये है हमारे पास सेल है। जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन करते हैं तो बनता है टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन करता है तो बनता है ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन करता है तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन करता है तो बनता है पूरा का पूरा बॉडी, ठीक है जी। लेकिन दीदी एक बहुत ही जुड़ा हुआ शब्द है जो कि इस चैप्टर में काफ़ी बार इसका नाम लिया जाएगा, और वो शब्द है ग्लैंड। ग्लैंड किसको कहते हैं? तो बेसिकली ग्लैंड एक ऑर्गन ही होता है, लेकिन एक ऐसा ऑर्गन जो कि कुछ केमिकल्स रिलीज कर सकता है। यानी कि एक ऐसा ऑर्गन जो कुछ केमिकल्स रिलीज करने का ताकत रखता है, उसी को ग्लैंड बोलते हैं। तो ग्लैंड बेसिकली ऑर्गन ही है विच रिलीजेस केमिकल्स, ठीक है। मतलब दीदी ऑर्गन और ग्लैंड में कुछ खास फर्क नहीं है। ग्लैंड हम उस ऑर्गन को बुलाएंगे जो कि बॉडी में कुछ तरह तरह के केमिकल्स को रिलीज करेगा। बिकॉज हम इस चैप्टर में बात करेंगे एनिमल हार्मोन का, जो कि एक केमिकल ही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्लैंड्स का बात करेंगे, क्योंकि ग्लैंड ही तो ताकत रखता है केमिकल्स रिलीज करने का। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर, ठीक है। तो अभी तक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज अ ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है जो कि केमिकल्स रिलीज कर सकता है। अब हमें समझना होगा कि ग्लैंड भी दो तरीके का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं एक्सोक्रिन ग्लैंड, और एक होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्रिन ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज मत करना। लेट अस प्रोसीड कि एक्सोक्रिन ग्लैंड क्या होता है और एंडोक्रिन ग्लैंड क्या होता है। एक्सोक्रिन ग्लैंड और एक होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्रिन ग्लैंड। पहली बात तो समझो, दोनों का ही नाम में क्या आ गया है? ग्लैंड। अगर दोनों के ही नाम में ग्लैंड वर्ड का यूज़ हो गया है, इसका मतलब दोनों कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, यही तो बात है। एक्सोक्रिन ग्लैंड जो केमिकल रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। सो केमिकल्स रिलीज्ड आर कॉल्ड एंजाइम्स। ज़्यादातर ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जैसे डाइजेशन के लिए काम होता है। स्टमक में कुछ एंजाइम रिलीज़ किया ताकि जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए। इन सारे शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए इनका यूज़ होता है। तो ये जो होता है केमिकल्स रिलीज्ड आर कॉल्ड एंजाइम्स। लेकिन एंडोक्रिन ग्लैंड जो रिलीज़ करते हैं केमिकल्स रिलीज्ड आर कॉल्ड हार्मोन्स। तो एंडोक्रिन ग्लैंड जो केमिकल रिलीज करते हैं उनका नाम होता है हार्मोन्स। तो एक बात बताओ, जब हम लोग एनिमल हार्मोन का बात करेंगे तो हम लोग कौन से वाले ग्लैंड का जिक्र करेंगे? हम लोग का पूरा सिलेबस एंडोक्रिन ग्लैंड के इर्द गिर्द घूमने वाला है, क्योंकि एंडोक्रिन ग्लैंड ही तो जो केमिकल रिलीज करता है उसका नाम हार्मोन है ना। अदरवाइज तो हम लोग का एंजाइम्स का अगर डिस्कशन होता तो हम लोग तो एक्सोक्रिन ग्लैंड का बात कर रहे होते, लेकिन एंजाइम का डिस्कशन है नहीं हमारे क्लास 10 में। हमारे क्लास 10 में हार्मोन्स का डिस्कशन है। एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्मोन्स, सो कौन सा ग्लैंड हम लोग डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोक्रिन ग्लैंड। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, तुम लोग को ये समझना होगा कि एंडोक्रिन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं और ये विथ डक्ट होता है। क्या मतलब इसका समझो। डक्ट से मत घबराना, डक्ट का मतलब होता है पाइप। डक्ट शब्द का मतलब होता है पाइप। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देकर तुमको समझा रही हूँ। यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में मिटा दूँगी, ठीक है, जगह नहीं इसलिए यहीं पे ड्रॉ कर रही हूँ। तुम लोग जानते हो कि ये जो तुम्हारे एक एक हेयर्स है, बॉडी हेयर ये वाला, ये एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखता है। अगर अंदर से देखोगे तो कुछ ऐसा,
ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा हेयर निकला हुआ है ऐसा तरीके से। अब मैं यहाँ पे रफ ड्रॉ कर रही हूँ, ऑफकोर्स वो सारे मैं डिटेल्स ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ, बट यू गेट द आइडिया कि यहाँ पे हम लोगों का हेयर है। अब समझो जब गर्मी होता है, अब गर्मी का माहौल आ रहा है, तो आई एम ऑल्सो वेरी स्केर्ड, क्योंकि गर्मी में दोपहर को शूट करना पंखा बंद करके इट्स लाइक नाइटमेयर, ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरा हेयर है। अब गर्मी के समय में बहुत सारा पसीना आता है, तो पसीना एक्चुअली कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ जो गुफा है ना, इस गुफे में एक ग्लैंड मौजूद होता है। मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ तुम लोग को इमेजिनेशन करवाने के लिए। इसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड एक्चुअल में एक एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होता है। ये क्या करता है, ये पसीना रिलीज कर दिया, स्वेट, लेकिन ये स्वेट डायरेक्टली बॉडी सरफेस पे पहुंच नहीं पाएगा, इसको इस पाइप, इस रास्ते से होकर के गुजरना होगा, और तब जाके ये बॉडी के सरफेस में पसीना तुमको दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं इसको एक जरिया चाहिए, एक रास्ता चाहिए, जिससे कि ग्लैंड से जो निकला हुआ एक तुम बोल सकते हो निकला हुआ एक एंजाइम है, ये एंजाइम बॉडी में पहुंच सके, बॉडी सरफेस पे फैल सके। इसके लिए एक डक्ट चाहिए, बट एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गन है, अब इसको थोड़ा समझना तुम लोग, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये रहा मान लो, इसका जो बॉडी सरफेस होता है ना, मान लो एक ऑर्गन है जो कि अब कुछ रिलीज करेगा, तो ग्लैंड बुला रही हूँ। ये जो ग्लैंड है, इसके इर्द गिर्द पूरा खून का पतला पतला, तुम लोग ये नाम शायद सुने हो, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, बहुत पतले पतले रेशे होते हैं, वो दीवार से चिपका हुआ होता है। तो इमेजिन करो कि ये तुम्हारा ऑर्गन है जिसके दीवार पे इस तरीके से खून का कैपिलरी चिपका हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही ये ग्लैंड कुछ रिलीज करे, तुरंत खून उसको सोख लेगा और बाकी खून अपना बाकी स्ट्रीम्स में बह जाएगा। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोई डक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑर्गन या ग्लैंड के बॉडी सरफेस से वो केमिकल रिलीज हो रहा है, और वो कैपिलरीज यानी ब्लड में पहुँच करके तुम्हारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँच रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्लड के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्लड के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ओके। यहाँ पे तो बॉडी के सरफेस पे रिलीज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होगा ये। तो इसके पास कोई डक्ट नहीं, इसके पास कोई पाइपलाइन का सिस्टम नहीं है, इसके पास पाइपलाइन का सिस्टम है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्ट विथ डक्ट ग्लैंड होता है, हैज डक्ट। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड फेमस है इसी बात से कि ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, डक्टलेस, ठीक है। ये जो होता है एंजाइम्स, या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे केमिकल नाम दे दें अगर, केमिकल्स आर रिलीज्ड ऑन द बॉडी सरफेस। अब बॉडी सरफेस को ऐसा मत समझना तुम्हारे इसी बॉडी का ऊपरी हिस्सा का बात कर रही हूँ, किसी भी ऑर्गन के सरफेस पे ही रिलीज हो रहा है, लेकिन ये ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है। ऑन द बॉडी सरफेस, नो कॉन्टैक्ट विद ब्लड, ब्लड के साथ कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन यहाँ तो भैया रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ये तो ब्लड स्ट्रीम में ही जाके रिलीज होता है, ये तो ब्लड स्ट्रीम में ही जाके रिलीज हो जाता है, ये समझो। बिकॉज यहाँ पे ये ब्लड स्ट्रीम से कैरी हो रहा है, यानी कि इसका जो अफेक्ट होगा, ये जो हार्मोन्स निकल रहे इसका जो असर होगा वो काफ़ी दूर दराज के मौजूद ऑर्गन्स पे भी हो सकता है। अरे बाबा क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, एक पर्टिकुलर ग्लैंड से निकला हार्मोन ब्लड पे चला गया, और ब्लड तो अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा। तो अगर ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा तो इसका मतलब है इस ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन का असर कहीं दूर दराज बॉडी के पार्ट्स पे भी हो सकता है। लेकिन ये तो बॉडी के सरफेस पे ही रिलीज हो जाता है, जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उसी से थोड़ा ही पास में जो सरफेस है वहीं पे रिलीज हो गया। तो इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो बहुत क्लोज होता है, इसको जहाँ पे असर दिखाना होता है बड़ा क्लोज होता है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू कैरी नहीं होता, लेकिन ये ब्लड के थ्रू कैरी होता है, और इसकी वजह से इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो दूर हो सकता है। हम लोग पढ़ेंगे तो और इसको समझेंगे कि काफ़ी दूर हो सकता है टारगेट ऑर्गन। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं टारगेट ऑर्गन इज क्लोज, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू कैरी नहीं हो रहा। लेकिन यहीं पे क्या होगा, टारगेट ऑर्गन इज फार,
जनरली पास भी हो सकता है, टारगेट ऑर्गन इज जनरली फार। ठीक है जी। अच्छा, और क्या है? और है, हाँ ये भी देख लो ज़रा, बिकॉज अब तुम लोग पढ़ोगे, ये चैप्टर ही हार्मोन के बारे में है, तुम लोग इसमें पढ़ोगे ही एंडोक्रिन ग्लैंड्स के बारे में। हार्मोन का जो असर है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे तुम लोग पढ़ोगे इसमें एक हार्मोन आएगा, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? बॉडी के पार्ट्स के ग्रोथ में मदद करता है। तुम्हारे हाइट को बढ़ाने में भी ग्रोथ हार्मोन का हाथ है। तो इसका जो असर है वो लॉन्ग लास्टिंग है ना। ऐसा नहीं कि ग्रोथ हार्मोन एक बार रिलीज हो गया और एक बार तुम बड़े हो गए तो वापस तुम छोटे हो जाओगे, श्रिंक हो जाओगे, नहीं। इसका इफेक्ट लंबे तुम्हारे जीवन काल तक चलेगा। लेकिन वहीं पे एंजाइम्स क्या होते हैं? खानों को डाइजेस्ट करना है, पसीना निकालना है, तो ये सारे बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं, बहुत ही छोटे समय के लिए इनका इफेक्ट रहता है और फिर ये इनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे तुमको समझना होगा कि इनका जो होता है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट लाते हैं बॉडी के ऊपर, लेकिन ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट लाते हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन बॉडी। ठीक है, और इसमें क्या होगा? लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन बॉडी। ओके। अच्छा, इसी में कुछ और भी बोलना चाह रहे हो। हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल्स तुम लोग एक अलग पॉइंट नहीं बना सकते हो। तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो कि दीदी एग्जाम्पल्स के लेके हम लोग अलग पॉइंट बना लें कि नंबर 6 एग्जाम्पल नहीं। एग्जाम्पल कभी एक डिफरेंस का पॉइंट नहीं हो सकता है। तुम ज़रूर लिखो, एग्जाम्पल ज़रूरी भी है, लेकिन वो कोई डिफरेंस का पॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इट्स लाइक सेइंग दिस कि तुम्हारे और इसमें फ़र्क क्या है? तुम्हारे नाम में फ़र्क है। नाम में क्या रखा है? ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गन्स के एग्जाम्पल को लेकर के तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने डिफरेंस में एग्जाम्पल जरूर देना कुछ एक्सोक्रिन ग्लैंड का। जैसे कि मैंने बताया ही, एक्सोक्रिन ग्लैंड में तुम दे दो स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, थूक बनता है जो, सलाइवरी ग्लैंड। लेकिन एंडोक्रिन में हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर उसी बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड। स्पेलिंग देख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड। और क्या? थायराइड ग्लैंड। ये कुछ एग्जाम्पल है एंडोक्रिन के। इसी के साथ साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, इसी के साथ अटैच्ड है। मैं हट जा रही हूँ, पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, काफ़ी बार आता है एग्जाम में, वो है मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड किसे बोलते हैं? नाम में ही काम है भैया, इसका नाम है मिक्स्ड। इसका मतलब एक ऐसा ग्लैंड जिसमें एक्सोक्रिन पार्ट भी है और एंडोक्रिन पार्ट भी है। इसका मतलब वो एंजाइम भी रिलीज करता है और हार्मोन भी रिलीज करता है। उसके पास डक्ट वाला हिस्सा भी है और डक्टलेस हिस्सा भी है ना। यही तो मतलब हुआ ना। एक मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है कि दोनों पार्ट है, एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन दोनों है, यानी डक्ट वाला भी हिस्सा है, विदाउट डक्ट वाला हिस्सा है। हार्मोन भी रिलीज करता है, एंजाइम भी रिलीज करता है। उसके बॉडी से रिलीज्ड एंजाइम्स का फंक्शन शॉर्ट लिव्ड होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। हार्मोन का फंक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है। हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड में जाते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो बॉडी सरफेस पे रिलीज हो जाते हैं। तो दोनों हिस्से इसके अंदर मौजूद होते हैं और इसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो यहाँ पे शॉर्ट में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास नोट्स है, जो फाइनल नोट्स होगा वो तो तुम लोग नोट डाउन करोगे, वो मैं भेजूंगी, लिख रही हूँ अभी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना और बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ में मैं भी कर रही हूँ, जिसकी वजह से टाइम का बहुत क्रॉनिक हो रहा है। सो मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर हम लोग लिखेंगे जिसमें एंडोक्रिन प्लस एक्सोक्रिन दोनों पार्ट्स हो। इसका एग्जाम्पल आता ही आता है क्वेश्चन में, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, पढ़ेंगे पैनक्रियाज क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कहाँ मौजूद होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन पैनक्रियाज जो है, अदरवाइज तुम जान के रखो ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। तुम ये भी रखो गोनाड्स। गोनाड्स किसको बोलते हैं? तो याद रखना, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, इसको हम लोग गोनाड्स कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, इसको हम लोग गोनाड्स कहते हैं। हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग, देयर इज नथिंग टू बी शाई ऑफ। तुम लोग क्लास 10 में हो, टेस्टिस का टॉपिक आ गया नहीं पढ़ने वाले, ओवरी का टॉपिक आ गया नहीं पढ़ेंगे, दिस इज़ नॉट डन। एजुकेशन जो है वो सबको लेना चाहिए,
मैं जब पढ़ा रही थी ऑफलाइन तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे थोड़े अनईजी हो गए कि दीदी आप मत बताइए सारा टॉपिक्स, बट क्यों नहीं बताऊँ, मैं एक दीदी हूँ। मैं जो स्कूल्स के टीचर होते हैं जो जनरली ये टॉपिक बताने से शाई अवे करते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। आजकल के बच्चे ये सारे टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, मेरे को लगता है मैं ही कम जानती होंगी। सो इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, इट इज़ समथिंग दैट यू शुड बी कीन टू लर्न कि हाँ मुझे और जानना है। अपना बॉडी के बारे में नहीं, हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा, राइट। सो दिस इज़ इट। ये मिक्स ग्लैंड का भी किस्सा ख़त्म हुआ। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि सेल्स से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है इंटायर बॉडी। हम लोगों ने बोला कि ग्लैंड जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि केमिकल रिलीज कर सकते हैं। फिर एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन ग्लैंड का डिफरेंस देख लिया, और मिक्स ग्लैंड को देख लिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माध्यमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनिमल हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया ना, एनिमल हार्मोन क्या है? ये भैया एंडोक्रिन ग्लैंड से रिलीज होता है। अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंडोक्रिन ग्लैंड से रिलीज होता है, ये तो सबको ही समझ में आ गया होगा। सेकंड बात है, सर्कुलेट कैसे होता है बॉडी में, कैसे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचता है? ब्लड के मदद से। फिर दीदी कितना मात्रा में रिलीज होता है? भारी भारी मतलब ऐसे निकाला खून और खून में एक बॉटल भर के एनिमल हार्मोन निकल आया, ऐसा नहीं होता है। एनिमल हार्मोन बहुत छोटे क्वांटिटी में होता है। छोटा है लेकिन कितना असरदार है, तो भैया ये भी हम लोग को देखना होगा। तो बहुत ट्रेस अमाउंट में, ठीक है, ट्रेस का मतलब होता है बहुत ना के बराबर अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है, बहुत ही छोटे क्वांटिटी में। और क्या है, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ, ये भी तुम लोग को समझना होगा कि समझो इस बात को थोड़ा सा, इस अच्छे से समझो इस चीज़ को। हम लोग देखेंगे कि कैसे एक हार्मोन रिलीज होता है, जैसे इसका नाम है मान लो FSH। अभी फुल फॉर्म मत पूछो, बाद में पढ़ना ही है। ये हार्मोन जो है वो फीमेल्स में ओवरी में एक्ट करता है, इसका काम है ओवरी में एक्ट करना। बट दीदी ये तो है तो ब्लड में, आप ही तो बोली कि ये हार्मोन जो होता है वो ब्लड के थ्रू कैरी होता है। और ब्लड तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरी में जा रहा है, ब्लड तो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक भी जा रहा है। तो हर बॉडी के हिस्से में FSH असर दिखा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। FSH जो है तो ब्लड में, और ब्लड बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंच रहा है, लेकिन इसका असर केवल उसी ऑर्गन पे दिखाई देगा जिसके लिए ये बना है। FSH बना ही है ओवरी में एक्ट करने के लिए, वो हार्ट पे जाके एक्ट नहीं कर सकता, भले ही वो ब्लड में है। सो दिस इज कि कितना कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बॉडी, कि ब्लड में मौजूद है ये हार्मोन, और ब्लड हर जगह जा रहा है, लेकिन हर जगह ये हार्मोन का एक्शन नहीं हो सकता। ये केवल उसी टारगेट पे होगा जिसके लिए इसको बनाया गया है, जिसके लिए इसको प्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट होगा, एक्ट्स ओनली ऑन टारगेट ऑर्गन, ठीक है। और क्या दीदी, इसका असर हो जाने के बाद इसके साथ क्या होगा? इसके असर हो जाने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि ब्लड में ऐसा नहीं कि घूमता रहेगा, ये जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद इसका फेट क्या है, इसका नसीब क्या है? फेट मतलब नसीब, इसका नसीब है कि आफ्टर फंक्शन ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब इसको जो काम सौंपा गया था वो काम कर लिया, तो ये उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और कुछ जो मेरे से छूट गया हो? हाँ, तो ये तो बोल दिया हम लोगों ने। तो 5 ये कैरेक्टरिस्टिक्स भूलना नहीं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि मेंशन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हार्मोन। तो एंडोक्रिन ग्लैंड से रिलीज होता है, सर्कुलेट होता है ब्लड स्ट्रीम की मदद से, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट ऑर्गन्स पे एक्ट करता है, और अपना फंक्शन निभाने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एक क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि क्यों हम लोग हार्मोन को एक बायोकेमिकल मैसेंजर बोलते हैं? बार बार आता हुआ क्वेश्चन है, और मेरे स्कूल एग्जाम में भी इतना बार आता था कि मैं क्या बोलूँ। अब देखो, तुम अपने बुकिश लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स हैं जो इसके लिए अपने हिसाब से ये आंसर चाहती हैं कि जैसा बुक में लिखा है वैसा ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यूज़ करके लिखो। लेकिन जो भी हो, मैं तुम लोगों को मीनिंग बता देती हूँ, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और इसका जवाब देना क्या है। फिर तुम अपनी मैम से पूछ सकते हो कि मैम इसका आंसर मैं लिखूँ कैसे। मैं अपने नोट्स में अपना तरीका दे दूँगी, तुम लोग अपने मैम से पूछ सकते हो। Why is hormone called as biochemical messenger? Important question। तो बायो का मतलब है कि लिविंग बीइंग से प्रोड्यूस हो रहा है, और केमिकल इसलिए क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में है। मैसेंजर क्यों बोला गया? समझो इस बात को। हम लोग देखेंगे, मान लो
एक मैं एग्जाम्पल तुमको दे रही हूँ। तुम्हारा एक हार्मोन है, जैसे मान लो नाम है उसका पिट्यूटरी, एक ग्लैंड है पिट्यूटरी। इस ग्लैंड को तुम्हारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर असर दिखाना है। मतलब एक ग्लैंड बहुत सारे फंक्शंस, मतलब ये जो ग्लैंड है ये बहुत सारे फंक्शंस करवाना चाहता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाना चाहता है तुम्हारे थायराइड ग्लैंड से, तुम्हारे एड्रीनल ग्लैंड से, तुम्हारे गोनाड से और बहुत कुछ। यानी कि पिट्यूटरी जो है वो मालिक है, ये चाहता है कि तुम्हारा थायराइड ग्लैंड, तुम्हारा एड्रीनल ग्लैंड, तुम्हारा गोनाड्स जो है वो बहुत सारे तरह तरह के फंक्शंस करे। बट सवाल ये है कि क्या पिट्यूटरी ग्लैंड खुद अपना पोजीशन बदल सकता है? क्या पिट्यूटरी ग्लैंड खुद यहाँ से उठ के चला जाए थायराइड के पास और बोले कि ये फंक्शन करना है, चलो शुरू हो जाओ? आदेश दे सकता है क्या इस तरीके से? बिल्कुल नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्रिन ग्लैंड है जो कि खुद अपना जगह नहीं बदल सकता है ना। तो ये क्या करेगा, इसको जो भी फंक्शन करवाना है ये उसके लिए हार्मोन रिलीज करेगा। हार्मोन इसका जो भी आदेश है उसको कैरी करेगा कि ठीक है हुजूर आप बताइए कि क्या करवाना है। मैं जाता हूँ और थायराइड को बोल देता हूँ, मैं जाता हूँ और एड्रीनल को बोल देता हूँ, मैं जाता हूँ और गोनाड्स को बोल देता हूँ। तो कहीं ना कहीं पिट्यूटरी एंडोक्रिन ग्लैंड खुद तो नहीं चल पाया, खुद तो पोजीशन नहीं बदल पाया, लेकिन उसने एक ऐसा केमिकल कंपाउंड रिलीज़ कर दिया है जो केमिकल कंपाउंड जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स के पास और उनसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवाने पे मजबूर करेगा। और इसीलिए हम लोग हार्मोन को बोलते हैं बायोकेमिकल मैसेंजर। पिट्यूटरी का जो भी मैसेज है वो कैरी करता है और उसको बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स या ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। यही रीज़न है कि इस हार्मोन्स को हम लोग बायोकेमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। तो देखो मैं एक बार इंग्लिश में रीड कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरा पुराना नोट्स है, अभी मैं फ्रेश नोट्स बनाऊंगी क्योंकि कुछ इसमें भी खामियां हैं जो कि विथ नॉलेज इम्प्रूव होता है नॉलेज। तो कुछ नोट्स को मैं यहाँ पे रीमेक भी करूँगी, सारा नोट्स नहीं बट कुछ नोट्स को मैं चाहूँगी कि मैं रीमेक करूँ, उनमें से एक ये भी होगा। देखो हॉर्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम एंडोक्रिन ग्लैंड्स एंड एक्ट एट अ डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन थ्रू ब्लड। हार्मोन जो होता है वो एंडोक्रिन ग्लैंड से रिलीज होता है और अपना असर कहीं दूर दराज पे मौजूद ग्लैंड्स पे दिखाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो करके। सिंस द एंडोक्रिन ग्लैंड itself incapable of moving, it releases hormone which performs specific function, so it is regarded as a biochemical messenger। क्योंकि एंडोक्रिन ग्लैंड खुद नहीं मूव हो सकता तो वो एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करता है जो कि उसके कहे अनुसार फंक्शन निभाएगा ब्लड के थ्रू होता हुआ जाकर, और इसीलिए हम लोग हार्मोन को बायोकेमिकल मैसेंजर का नाम दे रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये क्वेश्चन था, व्हाई इज हार्मोन कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल मैसेंजर। आई होप यू गॉट द आंसर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन एंडोक्रिन ग्लैंड्स जो कि हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। हमको सारा नहीं पढ़ना है, हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं, लेकिन जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स हमारे सिलेबस में हमको उन्हीं के बारे में पढ़ना है। हाइपोथैलेमस, सेकंड पिट्यूटरी, थर्ड थायराइड, फोर्थ एड्रीनल, और क्या है, और कुछ मैं मिस आउट कर रही हूँ, पैनक्रियाटिक ग्लैंड और गोनाड्स। दीदी पैनक्रियास तो मिक्स ग्लैंड था, बिल्कुल हाँ, लेकिन हम लोग सिर्फ वो हिस्सा पढ़ेंगे जो हार्मोन रिलीज करता है। पैनक्रियास के अंदर एक्सोक्रिन पार्ट भी है और एंडोक्रिन पार्ट भी है, यानी वो हार्मोन भी रिलीज कर सकता है और एंजाइम भी, लेकिन हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना हार्मोन है। इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ वो हिस्सा पढ़ेंगे पैनक्रियास का जो कि हार्मोन रिलीज करता है। और लास्ट है हमारे पास जो कि है गोनाड्स, तो गोनाड्स है हमारे पास। रिमेंबर वन थिंग, इसमें भी सेम कहानी है, इसमें भी सिर्फ वो हिस्सा पढ़ेंगे जो कि हार्मोन रिलीज करेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे एक सवाल पूछ रहे होते हैं कि दीदी चैप्टर का नाम है एनिमल हार्मोन, तो बताइए किस एनिमल के बारे में पढ़ेंगे? एनिमल हार्मोन में कुत्ता के बारे में पढ़ेंगे कि बिल्ली के बारे में, कि हाथी के बारे में, कि लायन के बारे में? इंसान के बारे में पढ़ना है। इंसान भी एक एनिमल ही है, ये बात पहले डाइजेस्ट करो। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ये आप बेइज्जती मत कीजिए इंसानों का। हाँ भाई, हम एक एनिमल हैं, हम भी एक एनिमल है जिस तरीके से दूसरे एनिमल्स तुम देखते हो। फ़र्क बस इतना है कि हम एडवांस्ड बींग्स हैं, दैट्स ऑल।
इसीलिए हम जब एनिमल हार्मोन बोल रहे हैं तो हम बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। आई होप इट मेड सेंस टू यू, राइट। तो आज हम लोग जो है हम लोग हाइपोथैलेमस का मतलब जो पोजीशन है वो देख लेते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कुछ पोजीशन देख लेते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग अपना हार्मोन्स का डिस्कशन शुरू करेंगे। बात समझना होगा कि हम लोग हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस और हमारा जो पिट्यूटरी है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। दीदी क्यों पढ़ा रही हैं आप स्ट्रक्चर, डायरेक्टली हार्मोन पे कूद जाते हैं? ना बाबा ना, इमेजिनेशन अगर करना है इमेजिन करके ही लाइफ साइंस को पढ़ो भैया, वरना लाइफ साइंस में ऐसे ऐसे टफ नेम्स आएंगे ना, फिर रटते रह जाना। इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम इमेजिन करो और फिर पढ़ो, और इमेजिनेशन करके पढ़ोगे, देखना कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए टॉपिक। ओके, देखो हम लोग वैसे तो जब नर्वस सिस्टम करेंगे ना तो वहाँ पे भी हम लोग हाइपोथैलेमस का बात करेंगे। तुम लोग वहाँ पे देखोगे कि हाइपोथैलेमस एक्चुअली तुम्हारे ब्रेन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा है और तुम्हारे ब्रेन का ना फ्लोर जो होता है, ब्रेन है उसका फ्लोर एक एंड टाइप का पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस। अभी इमेजिन कर नहीं पाओगे हाइपोथैलेमस कैसा दिखता है, बट अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये तुम्हारे ब्रेन का फ्लोर है, इसी को बोल रहे हैं हाइपोथैलेमस। अच्छा, एक और चीज़ बोल रही हूँ अभी कि अभी तुम लोग को कुछ लेसन सिखा रही हूँ। जब भी तुम लोग डायग्राम करोगे, डायग्राम में जो भी नाम लेबलिंग करोगे वो लेबलिंग हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, हमेशा, ठीक है। मेरा तो यहाँ पे ब्लैक पेन नहीं है, क्योंकि ब्लैक मार्कर नहीं है, क्योंकि मेरा ब्लैक मार्कर सही से काम नहीं कर रहा, वरना मैं यहाँ पे ब्लैक से लिखती और ब्लू से यहाँ पे डायग्राम करती। हाँ, एक चीज़ और, डायग्राम पेंसिल से होना चाहिए। तुम लोग तो पेंसिल से ही लिखोगे, लेकिन जब भी लिखोगे कैपिटल लेटर और बक्से में करना, और एरो का जो एरो पॉइंटिंग होता है वो उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ तुम्हारा वो ग्लैंड है जिसको तुम नेम कर रहे हो। तो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से इस तरीके का एक पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ट्यूब भी नहीं बोलेंगे, इसके लिए एक टर्म है स्टॉक लाइक, एल साइलेंट है। स्टॉक, स्टॉक यानी पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसका नाम है इनफंडीब्यूलम, इनफंडीब्यूलम। और इससे निकलता है इस तरीके का दो स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग साथ में बोलते हैं पिट्यूटरी। तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, अच्छा रुक जाओ, इन दोनों को साथ में पिट्यूटरी बोलते हैं। अब कुछ बोल रही हूँ, ज़रा सुनो। मान लो मैं हूँ जो कि ऐसे खड़ी है, यानी मेरा आँख तो उस तरफ है, तो ये मेरा आँख। अब कोई बंदा अगर मेरा दिमाग फोड़ कर अंदर घुसे तो उसको पहले ये वाला पिट्यूटरी का हिस्सा, ये अंगूर इस तरीके से लटका हुआ है, इस तरफ और इस तरफ। तो अगर कोई मेरा दिमाग फोड़ करके अंदर जाएगा तो उसको दिखाई देगा ये हिस्सा पहले, और ये पिट्यूटरी का हिस्सा बाद में दिखाई देगा। इसीलिए इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब होता है सामने। तो मेरे सामने बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। ये चीज़ जो है ना ऐसे रखा हुआ है, तो जब कोई बंदा मेरे ब्रेन को फोड़कर घुसेगा तो उसको पहले ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, फिर ये। यानी कि दीदी आप जब इस तरफ कैमरा की ओर देख रही हैं तो ऐसे हम पिट्यूटरी को इमेजिन नहीं करेंगे, हम पिट्यूटरी को ऐसे इमेजिन करेंगे कि ब्लू ऐसे है और उसके पीछे ब्लैक वाला है, इस तरीके से। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो है ये है पोस्टीरियर, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर। अरे बाबा डायग्राम कर रहे हो कि नहीं मेरे साथ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो हिस्सा है ये अब क्या हुआ, तो देखो ये जो तुम लोग देख रहे हो इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है ना, इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्चुअल में ऐसे खुला नहीं पड़ा हुआ है। तुम्हारा जो ब्रेन का डब्बा है जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसी में एक ठो धसा हुआ हिस्सा है, ये तुम्हारा बोन है। बोन है इस तरीके से समझो, बोन ऐसे ऐसे चल रहा था, जब ये पिट्यूटरी आए तो बोन इस तरीके से धस गया अंदर, ताकि पिट्यूटरी के दोनों जो लोब्स हैं, पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब, वो सेफ यहाँ पे सिक्योर तरीके से बैठे रहें। ये जो बोन है, इस बोन का नाम है स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन नाम है इस बोन का, स्फिनॉइड बोन। और ये जो हिस्सा है
जिस कैविटी में घुसा हुआ है, इस कैविटी, इस गड्ढे का नाम भी है, इस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। भैया हल्के में मत देना, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन से बोन में धंसा हुआ है? स्पिनॉइड बोन में। और उस कैविटी का नाम क्या है? सेला टर्सिका। सामने वाले हिस्से को एंटीरियर और पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर अप टिल नाउ। अब ज़रा समझना हाइपोथैलेमस का काम क्या है। तो हाइपोथैलेमस है आदेश देने वाला ग्लैंड। हाइपोथैलेमस है वो ग्लैंड जो चाबुक मार करके बोलेगा कि बसंती नाचो, मतलब उसका, क्योंकि वो ब्रेन से जुड़ा है और ब्रेन ही है जो एक्चुअल में जाकर के सिग्नल करता है कि बॉडी में कौन से हार्मोन्स की ज़रूरत है और कौन सा हार्मोन्स प्रोड्यूस करना है। तो हाइपोथैलेमस तुम्हारे ब्रेन का वो मास्टर है, तुम्हारे पूरे एंडोक्रिन सिस्टम का, जितने भी ग्लैंड्स आएंगे उनका मास्टर ऑफ द मास्टर कहा जाता है। समझना इस बात को, हम देखेंगे क्या है ये। तो ये करता क्या है, ये 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ हाइपोथैलेमस 2 टाइप का हार्मोन रिलीज करता है। एक होता है क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, और एक होता है जिसको बोलते हैं इनहिबिटरी ऑर्गन, नहीं हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। क्या मतलब है, समझना बातचीत होता कैसे है। ये ब्रेन से जुड़ा हुआ हिस्सा है हाइपोथैलेमस। ये चाहता है कि बॉडी का ग्रोथ होना चाहिए। तो क्या चाहता है? बॉडी का ग्रोथ कैसे कराएं? तो ये क्या करता है, ये यहाँ से कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के केमिकल्स रिलीज करता है, जो केमिकल्स तुम्हारे पिट्यूटरी को जाकर सिग्नल करते हैं कि ये पिट्यूटरी, बॉडी का ग्रोथ करवाना है, शुरू हो जाओ। और पिट्यूटरी जाकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये, अच्छा यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। तो हुआ क्या समझो, तुम्हारी बॉडी का ग्रोथ कराना है, और ग्रोथ कराना है तो कौन सा पार्ट सबसे पहले एक्टिव हुआ? हाइपोथैलेमस, कि चलो बॉडी का ग्रोथ कराना है। रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज करने लग जाता है। रिलीजिंग हार्मोन जाता है पिट्यूटरी को जगाता है कि ये भाई, ये हाइपोथैलेमस का आदेश आ गया है कि आप ग्रोथ करवाना है बॉडी का। पिट्यूटरी भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है कि ठीक है, और पिट्यूटरी फिर से इसके असर के वजह से कुछ अपना हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, और ये हार्मोन जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक और उनका ग्रोथ करवाता है। यानी पूरा सिस्टम समझो भैया, ये नहीं समझा तो बात समझ में नहीं आएगा आगे। मतलब क्या है दीदी, पहले हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, हाइपोथैलेमस बोलेगा कि चल भाई बॉडी का ग्रोथ कराना है। ये यहाँ से कुछ हार्मोन पहुँचे, ये हार्मोन पहुँच गए पिट्यूटरी तक। पिट्यूटरी को आदेश देंगे कि चल भाई हाइपोथैलेमस का आदेश आ गया, बॉडी का ग्रोथ चाहिए। ये पिट्यूटरी इस हार्मोन के असर में कुछ अपना ही हार्मोन रिलीज करने लगेगा, यानी एक चपेट खाकर ये भी एक्टिव हो गया, और फिर यहाँ से वो काफ़ी अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचकर उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, वहाँ से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करेगा। यानी यहाँ का हार्मोन जो रिलीज हुआ वो गया पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी को थप्पड़ मारा, पिट्यूटरी भी जाग के यहाँ पे कुछ हार्मोन रिलीज किया, ये ब्लड से होता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचा, और वो डिफरेंट पार्ट्स भी अपना अपना हार्मोन रिलीज करने लगे। ये पूरा सिस्टम है। अब समझो, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक हार्मोन अगर रिलीज करवाना है तो कौन आदेश दिया? पिट्यूटरी का हार्मोन। तो इसीलिए हम लोग पिट्यूटरी को कहते हैं। और तुम लोग भी सोच रहे होगे दीदी आप बार बार एंटीरियर वाला को ही क्यों देख रही हैं, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी भी, लेकिन ये समझ जाओ, इसी एंटीरियर वाले को ही, पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर वाले को ही हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर? क्योंकि बाकी सारे ग्लैंड्स जो बॉडी के हैं उनके जो हार्मोन रिलीज होने चाहिए उनको कंट्रोल करता है अपने हार्मोन्स के थ्रू, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन इस मास्टर को आदेश किसने दिया? हाइपोथैलेमस के निकले हार्मोन ने। इसलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी कि दीदी हम लोग को ये समझना होगा कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा, वो हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी यहाँ पे वहाँ से, क्योंकि थप्पड़ पड़ा है तो अब पिट्यूटरी भी एक्टिव हो जाएगा, वो भी हार्मोन रिलीज करेगा, क्योंकि इन सबको बातें करने एक दूसरे से। अब बात करने के लिए हार्मोन ही एक रास्ता है, क्योंकि हार्मोन इज अ बायोकेमिकल मैसेंजर।
तो हाइपोथैलेमस चाहता है ग्रोथ, उसके लिए पिट्यूटरी के पास दौड़ा हार्मोन के थ्रू। फिर हार्मोन समझ गया बात को, पिट्यूटरी अपना हार्मोन रिलीज किया ताकि बाकी ऑर्गन्स तक बात को पहुंचाया जा सके। फिर जो ऑर्गन्स है वो बात मानकर अपने अपने हार्मोन्स को रिलीज करने लगे। ये है पूरा का पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, एक बार मैं इसको रब ऑफ करूंगी, तुम लोग ये नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसमें एक बात बता दो, फिर रब कर रही हूँ। तो ये जो हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया, जिसके बदौलत पिट्यूटरी एक्टिव हो गया है कि चलो अब काम पे लग जाते हैं, इस हार्मोन को हम लोग बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन, RH। लेकिन दीदी ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छा ऐसा नहीं कि थप्पड़ रुक जाएगा एक बार थप्पड़ मारने के बाद, यहाँ से कंटिन्यूस हार्मोन सिक्रीट होता जा रहा है, कंटिन्यूस थप्पड़ 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 मतलब हाइपोथैलेमस ने बोला जब तक मैं थप्पड़ मारना रोकूँ ना तब तक तुम काम चालू रखो। तो थप्पड़ पड़ते जा रहा है, लेकिन ऐसे तो एक्सेस हो जाएगा ब्लड में, ऐसे तो ब्लड में एक्सेस हार्मोन पहुँच जाएंगे, वो भी हम नहीं चाहेंगे। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे अपने इस हार्मोन को रोकने के लिए भी हार्मोन्स रिलीज करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, जो ये चेन है उस चेन को रोकना पड़ेगा। अगर हाइपोथैलेमस अपना ये चेन रोक दे तो पिट्यूटरी भी अपना प्रोडक्शन रोकेगा और फिर यहाँ से भी प्रोडक्शन रुक जाएंगे। तो इस चेन को रोकने के लिए भी हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। यानी हाइपोथैलेमस जो है उसके हाथों पे लगाम है, अगर वो लगाम खींच दे तो घोड़ा चल पड़ेगा, और अगर उसको रोकना है तो उसको ही एक्शन लेना पड़ेगा ताकि चेन रुके। एंड दैट्स द पॉइंट। इसको मैं मिटा करके एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी, और फिर मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि तब से मैंने एंटीरियर पिट्यूटरी का एग्जाम्पल क्यों दिया, पोस्टीरियर को ध्यान क्यों नहीं दिया है, वो भी हमको देखना होगा, ये समझना भी ज़रूरी है। ये था हाइपोथैलेमस, इनफंडिब्यूलम, और यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब ज़रा समझना, यहाँ पे मैं कुछ कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। ये मान लो तुम्हारा बॉडी का थायराइड ग्लैंड है, देख रहे हो मार्कर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। ये तुम्हारे बॉडी का क्या बोलते हैं, गोनाड्स है, मतलब टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैंने तुम्हारे बॉडी का एड्रीनल ले लिया है। हम चाहते हैं, अब तुम लोग पढ़ोगे आगे जा करके कि थायराइड ग्लैंड से जो भी रिलीज होगा उसका क्या बॉडी पे असर पड़ेगा, गोनाड से जो रिलीज होगा उसका बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, एड्रीनल से जो रिलीज होगा उसका बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, ये हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो इनसे कुछ हार्मोन रिलीज करवाना चाहते हैं, इनसे कुछ और इनसे कुछ, बट डायरेक्टली कैसे करें। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन पहुँच जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाने लगता है स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ऐसा नाम क्यों पड़ा, हम अभी बात करेंगे। ये हार्मोन ब्लड के थ्रू होता हुआ इन डिफरेंट ऑर्गन्स को जा करके स्टिम्युलेट करता है। स्टिम्युलेट का मतलब है उनको कुछ करने पे मजबूर करता है। स्टिमुलेशन का क्या मतलब होता है, कुछ करने पे मजबूर करना। तो यहाँ से जो हार्मोन निकला वो इन सबको कुछ स्टिमुलेट करेगा, और फिर यहाँ से कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो समझो इन सभी ऑर्गन्स से हार्मोन रिलीज करवाने का काम किसका था, पिट्यूटरी के द्वारा निकला हुआ स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। इसीलिए पिट्यूटरी, और हम लोग बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किस ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी को। लेकिन पिट्यूटरी में भी कौन सा पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और ये जो है ये तो भैया इसको भी कंट्रोल करता है। ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन तभी रिलीज किया जब यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन आया, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये भी क्वेश्चन आता है कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं। लेकिन दीदी ऐसे अगर ब्लड स्ट्रीम में ये बढ़ता चला जाए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस ये चेन चालू है, तो अगर कंटिन्यूस मशीन ये मैकेनिज्म चालू रहेगा तो ब्लड स्ट्रीम में ये हार्मोन्स का मात्रा बढ़ जाएगा, जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा अब इनहिबिटरी हार्मोन, और यहाँ से ये हार्मोन इसके सिक्रीशन को रोकेगा। जब ये सिक्रीशन रुकेगा तो यहाँ से पूरा चेन ब्रेक हो जाएगा। अब ज़रा बात को समझना, एक्चुअल में एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत मेहनत करने वाला बच्चा है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस एक पिता है मान लो, जिसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो
बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जो खुद के पैर पे खड़ा होना चाहता है, और एक है जो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करना चाहता, उसको सब कुछ थाली में परोसा हुआ चाहिए कि मेरे लिए बस कोई कुछ करके दे दे। तो हाइपोथैलेमस बोलता है कि ठीक है, और वो बहुत गर्व महसूस करता है अपने एंटीरियर बच्चे से कि यार ये तो बहुत मेहनत करता है और इसको अब बहुत आगे लेकर जाने के लिए थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट भी होता हूँ। काफ़ी बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं सो दैट हम आगे तरक्की की ओर जाएं, ये उनका नेचर होता है बहुत सारे पेरेंट्स का। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस का भी नेचर है कि यार एंटीरियर बहुत मेहनत करता है और उसको और मेहनत करवाने के लिए मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट बनता हूँ ताकि वो जीवन में और ऊंचाइयाँ लेकर जाएगा और मास्टर कहलाएगा। इसके लिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस बस यहाँ पे थप्पड़ मारता है और सारा काम एंटीरियर पिट्यूटरी करता है और इन सभी ऑर्गन्स को, यानी सभी ग्लैंड्स को संभालता है। लेकिन पोस्टीरियर क्या करता है? पोस्टीरियर बस बैठा हुआ होता है। हाइपोथैलेमस इसके लिए क्या करता है? हाइपोथैलेमस खुद पोस्टीरियर के लिए हार्मोन्स बना के तैयार रखता है। थप्पड़ मारना नहीं है, खुद बनावटी तैयार रखता है और बस उनको पोस्टीरियर के पास जाके स्टोर करता है। तो देखना यहाँ पे कुछ बना के नहीं रखा था, यहाँ पे बस ट्रिगर कर रहा है, स्टिमुलेट, यहाँ पे बार बार इसको थप्पड़ मारा और फिर यहाँ से रिलीज हो रहा है। बट यहाँ तो खुद ही बनाया हुआ हार्मोन को बस स्टोर कर लेता है। क्या होगा? जब ज़रूरत पड़ेगा तो ये पोस्टीरियर यहाँ से हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ज़माना कहेगा यार पोस्टीरियर तो बड़ा अच्छा है, ये तो कई हार्मोन्स को रिलीज करता है, बट एक्चुअल में पोस्टीरियर खुद तो कुछ हार्मोन बनाता ही नहीं है। उसको तो बना बनाया हार्मोन हाइपोथैलेमस खुद बना के दे देता है कि बस बेटा तू अपने पास रख ले, जब ज़रूरत पड़ेगा तू यहाँ से रिलीज़ कर देना। बस बेटा कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ तू रख ले, जब ज़माना बोलेगा तो तू प्रॉपर्टी का कागजात दिखा देना कि तेरा प्रॉपर्टी है, बट किया तो तेरे पिता ने। यहाँ पे भी सेम ही है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो हार्मोन्स को स्टोर करता है, जो कि हाइपोथैलेमस खुद प्रोड्यूस करके देता है। लेकिन एंटीरियर खुद का मेहनती बच्चा है, ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए तो ये आगे जाके मास्टर कहलाता है। लेकिन इसको कौन मास्टर बोलेगा? जिसने खुद कुछ किया ही नहीं है। सो इससे कहीं ना कहीं एक लाइफ लेसन भी मिल गया, बट यू गेट द आइडिया कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो दो तरीके का व्यवहार शो करता है। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको और मेहनत करने के लिए उसके साथ स्ट्रिक्ट होता है और थप्पड़ मारता है बस। और यहाँ पे जो बच्चा नालायक है, उसका कि पिता है भैया, वो नहीं चाहेगा कि उसका बेटा अनसेफ रहे आगे अपने फ्यूचर में, तो इसलिए उसके लिए कुछ अपने ही प्रॉपर्टीज़ बना करके इसको दे देता है कि बस तू समय आने के हिसाब से तू रिलीज़ कर देना, बस दैट्स इट, एंड दैट इज़ हाउ यू रिमेंबर इट। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे एक एक हार्मोन्स का जो कि बॉडी रिलीज़ करता है और उनका क्या फंक्शंस है।